सरकार अपनी जनता के प्रतिनिधि के रूप में काम करती है और अपनी जनता की मांगों और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनेक नीतियां व कानून बनाती है। उन्हीं नीतियों और कानूनों को लागू करने की जिम्मेदारी प्रशासन के कंधे पर होती है। पर जैसे-जैसे समाज में बदलाव आते रहते हैं, वैसे-वैसे सरकार और प्रशासन से हमारी उम्मीदें भी बदलती जाती हैं। शासन को ज्यादा से ज्यादा प्रासंगिक बनाने के लिए उसमें समय-समय पर सुधार का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा ही एक सुधारवादी विचार 1990 के दशक में सामने आया, जिसे हम कहते हैं नवलोक प्रबंध। आज की इस क्लास में हम जानेंगे कि नवलोक प्रबंध है क्या, इसकी विशेषताएं क्या हैं और इसका एक आलोचनात्मक मूल्यांकन भी करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मनीषा सिंह और आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हमारा प्रशासन पर। यहाँ पर आपको लोक प्रशासन से संबंधित अनेक वीडियोस मिल जाएंगी। तो अगर आप लोक प्रशासन के छात्र हैं या सरकार कैसे काम करती है इस विषय में जानने की आपकी गहन रुचि है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आप देखिए, अगर आपको हमारी ये जो इनिशिएटिव है, पहल है, पसंद आती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आपके आसपास जो लोग हैं उनके साथ भी जरूर शेयर करें। चलिए वापिस से अपने आज मेन टॉपिक पर आते हैं कि ये न्यू पब्लिक मैनेजमेंट या नवलोक प्रबंध है क्या। मैं इसको बार बार जो है वो एनपीएम के नाम से पुकारूंगी, तो आप प्लीज ध्यान रखिएगा। एनपीएम मतलब नवलोक प्रबंध। देखिए, यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा प्रबंध। अभी तक हमने जितने लेक्चर्स करे, जितने क्लासेस करी, उसमें एक चीज बहुत क्लियर थी कि जो प्रशासन है वो प्रबंध से काफी अलग है। जब हम बात कर रहे थे कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में क्या फर्क है, तब भी इस बात को लेकर के बहुत क्लैरिटी आई थी कि नहीं, प्रबंध और प्रशासन की कुछ विशेषताएं एक समान हो सकती हैं, लेकिन ये दोनों एक जैसे नहीं है। इस चीज को आपने ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रशासन को प्रबंध के एरिया में ले जाने की कोशिश है, प्रबंध के समान मानने की कोशिश हो रही है। तो पहले तो इसकी विशेषताएं जानेंगे और दूसरा हम जानेंगे कि इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई। शुरू करते हैं। नवलोक और प्रबंध। लोक का हमें पता है, लोक मतलब सरकार, क्योंकि सरकार जो है अपनी जनता को जनता के प्रतिनिधि के रूप में काम करती है। नव मतलब कुछ नया है और प्रबंध क्या है, ये वही शब्द हैं जो इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक विशिष्टता जो है प्रदान करते हैं। प्रबंध प्रशासन के स्थान पर यहाँ पर प्रबंध का प्रयोग हुआ है। प्रबंध आता है जब आप निजी प्रशासन की बात करते हो, जब हम प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं। तो जब हम जैसे ही प्राइवेट सेक्टर की बात करें, निजी क्षेत्र की बात करें, तो हमें एक चीज क्या दिखती है कि यहाँ पर काम करने वाले लोग काफी पेशेवर हैं, वहां पर व्यावसायिकता बहुत ज्यादा है और जो आपके रिसोर्सेज है, संसाधन है, उनका दुरुपयोग बहुत ज्यादा नहीं होता। तो प्रशासन के अंदर जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए नवलोक प्रबंध का विचार सामने आया। यहां पर दो मेन विचारक आते हैं। गैब्रियल की जो बुक आई थी, उद्यमी शासन या व्यवसायी शासन, जिसको इंग्लिश में कहा गया था एंटरप्रेन्योरियल गवर्नमेंट, और दूसरे इनके सहयोगी थे ओसबोर्न। ओसबोर्न और गैबलर की बुक ने यहाँ पर ये बताया कि किस प्रकार से हम आने वाले समय में प्रशासन से क्या उम्मीद कर सकते हैं और प्रशासन को उन उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा। देखिए, अभी तक हमने कहा कि सरकार जो है वो अपने जनता के प्रतिनिधि के रूप में काम कर रही है, यानी सरकार के कामों को लागू करने की जिम्मेदारी किसके कंधों पर, प्रशासन के कंधों पर। प्रशासन में भी किसका रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, नौकरशाही, इसको हम कहते हैं ब्यूरोक्रेसी। ये जो सिद्धांत है ये दिया था मैक्स वेबर ने, और मैक्स वेबर ने जिस प्रकार की ब्यूरोक्रेसी के सिद्धांत बताया था वो काफी ज्यादा रूढ़िवादी हो चुका था, काफी ज्यादा उसके अंदर प्रॉब्लम्स आ रही थी, और उन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए ये माना गया कि हमें इस नौकरशाही को खत्म करके इसके दूसरे ऑप्शंस हमें तलाशने होंगे, हमें दूसरे अल्टरनेटिव्स पर जाना होगा। और वो दूसरा अल्टरनेटिव क्या हो सकता है, वो हो सकता है कि सरकार इस तरीके से काम करे कि वो अपने संसाधनों का दुरुपयोग ना करे, कम से कम संसाधन का प्रयोग करके वो बेहतर से बेहतर सर्विसेज जो है, सेवाएं, वो अपनी जनता को दे पाए। इसके लिए सरकार को किससे सीखना होगा, निजी क्षेत्र से, प्राइवेट सेक्टर से उसको सीखना होगा। ठीक है, अब यहां पर बात ये हो रही है, आप इसको समझिए कि सरकार जितने भी काम कर रही है, किस प्रकार के काम है, सरकार के काम है कानून व्यवस्था बनाए रखना, राजस्व एकत्रित करना, इसके अलावा कल्याणकारी कार्य करना और मूलभूत जो सुविधाएं होती हैं वो देना। आपने देखा होगा कि 1947 के बाद में जब भारत को आजादी मिली तो भारत का जो निजी क्षेत्र था वो बहुत ज्यादा विकसित नहीं था, इसीलिए विकास की सारी जिम्मेदारी सरकार के कंधों पर आई।
धीरे धीरे सरकार ने अपनी खुद की कंपनीज, खुद के जो फैक्ट्रीज हैं वो लगानी स्टार्ट कर दी, जिनको हम कहते हैं पीएसयूज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। अब हुआ ये कि 1950 के बाद में अगले 40 सालों तक तो ये चीज ठीक ठाक चलती है, बट 1980 1990 के दशक में एक बात बहुत क्लियर हो जाती है कि सरकार द्वारा ये जो खुद की कंपनी लगा करके काम करने वाला मॉडल है वो काफी ज्यादा कामयाब नहीं है। हमें क्या करना पड़ेगा, सरकार को यहाँ से पीछे हटना पड़ेगा, सरकार को वापस जाना पड़ेगा और ये जो एरिया है वो खाली करना पड़ेगा। किसके लिए? निजी क्षेत्र के लिए, प्राइवेट सेक्टर के लिए। यानी कि जहां पर निजी क्षेत्र कारगर सिद्ध हो रहा है, जहां पे वो काम कर सकता है, वहां पे एरिया जो निजी क्षेत्र को दे दिया जाना चाहिए। और दूसरी बात, सरकार जो काम कर रही है, जैसे राजस्व एकत्रित करना, कानून व्यवस्था बनाए रखना, मूलभूत सुविधाएं देना या कल्याणकारी कार्य करना, इनमें भी सरकार को क्या करना पड़ेगा, प्राइवेट सेक्टर जैसी ही तकनीकें अपनानी होंगी। ये था एंटरप्रेन्योरियल गवर्नमेंट या नवलोक प्रबंध का मेन सिद्धांत। ठीक है, चलिए वापिस से चलते हैं अपने मेन नोट्स पे और उनको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया, उद्यमी शासन, यानी कि यहाँ पर गवर्नमेंट एक एंटरप्रेन्योर के तौर पे, एक जो व्यापारी होता है उसके तौर पे काम कर रही है, व्यवसायी के तौर पे काम कर रही है। तो एक चीज बहुत क्लियर है, ये जो मैंने आपको पूरी बताई इसको कहते हैं राज्य बनाम बाजार। और ये एक विवाद है जो काफी लंबे समय से चलता आ रहा है। राज्य को ज्यादा प्राथमिकता मिलनी चाहिए, यानी सरकार ज्यादा काम करेगी या बाजार ज्यादा काम करेगा। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाती हूँ। आपको याद होगा कि एक समय पे जो टेलीकम्युनिकेशन यानी फोन की एक कंपनी है सिम, जैसे बीएसएनएल काफी ज्यादा डोमिनेट हो रहा था मार्केट में। भारतीय मार्केट में अगर आप देखो, इंडियन मार्केट में, तो बीएसएनएल ही था। अगर आपको कोई मान लीजिए मोबाइल फोन का कनेक्शन लेना भी है, मतलब टेलीफोन का कनेक्शन लेना है, तो एक ही कंपनी थी, गवर्नमेंट कंपनी, जो सारे कनेक्शन प्रोवाइड कराती थी। तो लोगों के लिए बीएसएनएल की सर्विसेज लेना बहुत मुश्किल हो रहा था। और जिस तरीके से बीएसएनएल काम कर रहा था वो भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव हम उसको नहीं कह सकते। ऐसा नहीं था कि वो बहुत ज्यादा कुशलता के साथ काम कर रहा था। फिर क्या हुआ, सरकार ने भी इस पूरे मॉडल को मानते हुए 1991 के बाद में, हालांकि सरकार की अपनी मजबूरियां थी, 1991 में भारत में क्या हुआ, एक आर्थिक संकट की स्थिति पैदा हो गई। और भारत सरकार को उस आर्थिक संकट से बाहर निकलने के लिए आईएमएफ, जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है, उससे हमें मदद लेनी पड़ी। और आईएमएफ ने जब हमें लोन दिया तो कुछ शर्तें रखी। उन शर्तों में क्या था कि ठीक है, हम आपको लोन देने के लिए तैयार है, पर आपको क्या करना पड़ेगा, एलपीजी, एलपीजी गैस कनेक्शन नहीं, एलपीजी मीन्स लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, यानी कि उदारीकरण की नीति अपनानी पड़ेगी आपको। लिबरलाइजेशन मीन्स उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन मीन्स निजीकरण, और ग्लोबलाइजेशन मीन्स यहाँ पे वैश्वीकरण। यानी आप जो सब कुछ गवर्नमेंट का कंट्रोल हो चुका है उसको आप गवर्नमेंट का कंट्रोल हटा करके अब निजी क्षेत्र को आगे आने दीजिए। सरकार ने उन नीतियों को माना और आप देख पा रहे हैं आज के दशक में आपको बहुत अच्छी जो इंटरनेट सर्विसेज हैं बहुत अच्छी आपको मिल पा रही हैं। फिर चाहे वो एयरटेल हो, फिर चाहे वो जियो की कंपनी हो या और कोई कंपनी हो, आपके लिए कनेक्शन लेना भी आसान हो चुका है और अच्छी सर्विसेज भी आपको मिलनी आसान हो चुकी है। ये क्यों हुआ, इसके पीछे एक और विचार चलता है जिसको कहते हैं पब्लिक चॉइस अप्रोच। तो मैं माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा सा आपको इंग्लिश में यहाँ पे बता रही हूँ। अगर आपको समझने में दिक्कत आए तो आप मुझे बता सकते हैं। देखिए, पब्लिक चॉइस अप्रोच में क्या होता है कि लोगों को चुनने का मौका दिया जाए। अगर एक ही कंपनी सारी सर्विसेज दे रही है, सारी सेवाएं प्रोवाइड करा रही है, वो दे रही है आपको सारी सर्विसेज, तो लोगों के पास चुनने का तो कोई मौका ही नहीं है, बीएसएनएल का ही कनेक्शन लेना पड़ेगा। लेकिन पब्लिक चॉइस अप्रोच, ये जो उपागम था, ये कहता है कि नहीं, लोगों के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन नहीं होना चाहिए। आप यहाँ पर क्या करो, उनको ऑप्शन दो। और ऑप्शन कौन दे सकता है, सीधी सी बात है, निजी क्षेत्र आएगा तभी आपको ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन मिल पाएंगे। क्या गवर्नमेंट चाह करके भी हो सकता है बीएसएनएल के अलावा दूसरी कंपनी स्टैब्लिश कर लेती, लगा देती, पर क्या ऐसा हो पाता कि इन दोनों के बीच में कंपटीशन हो करके और फिर ये एक अच्छा प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में, बाजार में ला पाते? नहीं। इसीलिए ये कहा गया कि लोगों के पास एक आजादी होनी चाहिए चुनने की और अपने हिसाब से वो प्रोडक्ट को सेलेक्ट करके ला सकें। इसके लिए क्या होगा, मार्केट में अलग अलग जो है वो कंपनियों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक प्रतिस्पर्धा हो, एक कंपटीशन उनके बीच में चलना चाहिए। तो ये चर्चा चलती रहती है राज्य बना बाजार, और इससे स्पष्ट हो चुका था कि नवीन प्रवृत्तियां तथा जैसे कि वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण आदि की अनुरूप राज्य की भूमिका बदल रही है।
और यही बदलाव हमें नजर आता है नवलोक प्रबंध में। ऑसबोर्न और गैबलर कहते हैं कि हमें और अधिक सरकार की जरूरत नहीं है, हमें एक बेहतर सरकार की जरूरत है। सरकार अगर ढेर सारे काम करेगी, ध्यान रखिए इस चीज को, सरकार अगर ढेर सारे काम करेगी तो सरकार का साइज बड़ा होता जाएगा। ढेर सारे लोग सरकारी विभाग में काम कर रहे हैं और ये सही नहीं है किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए, किसी भी देश के लिए। एक बहुत अच्छा सिनेरियो, बहुत अच्छे जो है वो नहीं मानी जाती सुविधा, ये अच्छी नहीं है। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक बेहतर सरकार की जरूरत है, और अगर हम और भी संक्षिप्त में कहें तो हमें बेहतर शासन की जरूरत है। ओके, इस इवन बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। जैसे आप इस चीज को समझिए कि मैं यहाँ पे 2 मिनट का टाइम लूंगी। 1945 तक, 1939 से लेकर के 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध चलता है। दूसरे विश्व युद्ध में यूरोप पूरा तबाह हो चुका था और अमेरिका का जो रोल है, जो भूमिका, वो काफी बदल रही थी। यहाँ पर क्या हुआ, यूरोप के देशों में और अमेरिका में जो नौकरशाही यानी प्रशासन जो है, उसकी भूमिका बढ़ रही थी, प्रशासन की भूमिका बढ़ रही थी। भूमिका बढ़ क्यों रही थी, क्योंकि उसको ढेर सारे काम करने पड़ रहे थे, यानी ज्यादा से ज्यादा लोग सरकारी प्रशासन का हिस्सा बनते जा रहे थे, जिसकी वजह से जो हम कहते हैं ना कि कार्य कुशलता, वो नहीं आ रही थी, संसाधनों का दुरुपयोग बहुत ज्यादा हो रहा था। ये चीज चलती है और 1980 के दशक में सबसे पहला प्रयोग किया जाता है इंग्लैंड के अंदर। और इंग्लैंड की वहां पर उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थी मार्गरेट थैचर। थैचर ने क्या किया, अपने प्रशासन में कुछ बदलाव करे और साथ ही साथ प्रशासन को छोटा करना स्टार्ट कर दिया। कैसे, ज्यादा लोग जो वहां पे, पहली बात तो ये कि जो काम आप कर रहे हो वो काम आपको छोड़ना पड़ेगा और जितने लोगों को आपने हायर कर रखा है उनको आपने हटाना पड़ेगा। ठीक है, इसी तर्ज पर काम करते हुए फिर बारी आती है अमेरिका की, और अमेरिका के उस टाइम पर राष्ट्रपति थे रोनाल्ड रीगन। तो हम कई बार जो है वो नवलोक प्रबंध को थैचरिज्म या रीगनिज्म से भी जोड़ करके चलते हैं। थैचर और रीगन का भी नाम आता है। उम्मीद करती हूँ यहाँ पर चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, बट फिर भी आपको लगे कि नहीं कुछ कमी है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। तो थैचर और रीगन ने क्या कहा था कि सरकार का कंट्रोल कम से कम हो, सरकार का जो जो कंट्रोल है वो कम से कम कैसे होगा, जब मार्केट यानी बाजार का रोल बढ़ेगा, बाजार की भूमिका बढ़ेगी। लेकिन उसके जस्ट बाद में ही विश्व बैंक ने एक रिपोर्ट जारी करी जिसका नाम था विकास की चुनौतियां, ठीक है, चैलेंजेस टू डेवलपमेंट। इस नाम की एक रिपोर्ट आई और उसमें बहुत क्लियर हो चुका था कि जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं, हमारी जो पारंपरिक प्रशासन की पद्धति है वो कुछ ज्यादा अच्छी है नहीं, हमें बदलाव करना पड़ेगा। और इसी को देखते हुए 1992 में ऑसबोर्न और गैबलर की जो बुक आई थी री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट, इसने क्या करा, इसने राज्य और प्रशासन की भूमिका को ही बदल कर रख दिया। इसकी विशेषताएं क्या हैं, 10 प्रमुख विशेषताएं बतलाई गई हैं। जैसे प्रतिस्पर्धी सरकार, कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट, वो कब होगी, जब आप एक ही वस्तु, एक ही सेवा को देने वाले अनेक कॉम्पिटिटर आपको मिल जाएंगे। जैसे आज के दिन मान लीजिए जियो है, एयरटेल है, या आपके पास एक ऑप्शन है कि आप इनमें से एक चूज कर सकते हैं। सामुदायिक सशक्तिकरण, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जब तक सरकार की भूमिका ज्यादा बड़ी रहेगी तब तक नागरिकों की भूमिका कम रहेगी, ऐसा मानना था। और ये कहा गया कि नौकरशाही के नियंत्रण को हमें कम करना पड़ेगा और उसके स्थान पर हमें नागरिकों और परिवारों को ज्यादा से ज्यादा शक्ति देनी पड़ेगी। वो कैसे होगा, इनमें से चूज करने का हक किसके पास है, सरकार के पास नहीं है, नागरिकों के पास है। और जब हमें चूज करने का मौका मिलता है तो वो क्या हो रहा है, सामुदायिक सशक्तिकरण हो रहा है। ये क्या है, परिणाम को देखती है। हमें मतलब नहीं है कि आप कर क्या रहे हो, किस तरह, कितना आपने निवेश करा, आपने 1000 करोड़ लगाए हैं, 2000 करोड़ लगाए हैं, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। आपका जो परिणाम है वो कैसा है। सड़क बनाने के लिए आपने करोड़ों रुपए लगा दिए, लेकिन जो सड़क बनी है वो कैसी है, उससे हमें मतलब है। उपभोक्ता चलित सरकार क्या होती है कि सरकार जैसे मांगती है, माफ कीजिएगा, उपभोक्ता की जो डिमांड होती है वैसे ही सरकार को काम करना पड़ेगा। लक्ष्योन्मुखी सरकार क्या, कि छोटे छोटे टारगेट, छोटे छोटे लक्ष्य हमें रखने होंगे और उसी के हिसाब से सरकार काम करेगी। फिर आते हैं समस्या के कारणों की समाप्ति। हम क्या करते हैं, समस्या जब हो जाती है उसके बाद में हम उसके निदान के सॉल्यूशन की तरफ भागते हैं। तो यहाँ पर यह कहा गया कि निदान की तरफ भागने से अच्छा है कि आप उनको उत्पन्न ही मत होने दो। व्यवसायिकता में क्या आता है कि आप, व्यवसायिकता क्या कहती है, प्रॉफिटेबिलिटी, या फिर जो एक बिजनेसमैन कैसे काम करता है,
पैसे खर्च करने से कहीं ज्यादा उसका ध्यान पैसे कमाने पर है। तो सरकार का भी ध्यान पैसे खर्च करने से कहीं ज्यादा अपनी इनकम पर होना चाहिए। विकेंद्रीकरण आधारित मतलब सरकार के पास सारी ताकत न हो फैसले लेने की, ये क्या हो, विकेंद्रीकृत हो, फैसला जो है वो अंतिम अधिकारी तक के पास जो है उसके पास शक्ति होनी चाहिए। बाजार की तरफ यहाँ पर ज्यादा झुकाव हमें महसूस होता है। और फिर आता है उत्प्रेरणकर्ता। इसमें ये था कि सब कुछ सरकार करके दे, नहीं। अगर आपकी अपनी समस्या है, आपको कोई सुविधा चाहिए तो निजी क्षेत्र आएगा, आपको कोई समस्या है तो जैसे एनजीओ है, ये लोग जो है वो आपकी मदद करेंगे। प्रेरित करने का यहाँ पे प्रयास किया गया। तो ये सारी चीजें जो हैं वो आदर्शवादी हैं। और कई जगह हमें महसूस भी होता है कि नहीं, ऐसी चीजें देखने में बड़ी अच्छी लगती है, सुनने में अच्छी लगती है, बट एक्चुअल में उनको लागू करना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मार्गरेट थैचर का नाम आता है ब्रिटेन के संदर्भ में। न्यूजीलैंड में भी इनको भी फॉलो करा गया और अमेरिका में भी इनको फॉलो करा गया। इसमें क्या फोकस था कि कार्यकुशलता हो, पैसे कम से कम हो, यानी संसाधनों का दुरुपयोग कम से कम हो, और जो भी आप काम कर रहे हो वो प्रभावशाली हो। आपने सड़कें बना दी, बट सड़कें बनाने से क्या होगा, प्रभाव क्या पड़ा, प्रभावकारिता भी यहाँ पर मतलब रखती है। इसके अलावा निष्पादन मूल्यांकन, प्रबंधकीय स्वायत्ता, लागत कटौती, जवाबदेहिता, नवाचार, बोनस, लक्ष्य प्राप्ति, ये सारी चीजें जो है वो नवलोक प्रबंध के अन्य प्रतिबल हैं। अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि देखिए, इस विचारधारा का विकास शुरू में थोड़ा धीरे धीरे हुआ, लेकिन बाद में एक अनिवार्यता के रूप में, या कह सकते हैं कंपलसरी चीज जो है ये बन चुकी थी हर एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। बाजार की गूंज में यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा कि बाजार को बहुत महत्व दिया गया है, और बाजार जो है वो कभी भी गरीब इंसान की बहुत ज्यादा परवाह नहीं करता। तो बाजार की गूंज में गरीब बेसहारा लोग उपेक्षित हो रहे थे। इसके लिए ये कहा गया कि सरकार को बिल्कुल ही निष्क्रिय होकर के नहीं बैठ जाना चाहिए कि अब तो चलो बाजार संभाल लेगा, नहीं। अपने गरीब पिछड़ा वर्ग का ध्यान रखने के लिए सरकार को भी अधिक से अधिक सतर्क और क्रियाशील रहने की मांग भी उठ रही थी। निसंदेह एक अच्छा आंदोलन था, इसके कई अच्छे परिणाम भी हमारे सामने आए, लेकिन अभी भी जो कहते हैं ना, काफी सारी ऐसी चीजें हैं जिनको अभी हमें ध्यान से देखने की जरूरत है। ठीक है, तो जैसे हम बाजार की बात करते हैं, बाजार याद रखिएगा, मैंने अभी आपको कहा कि गरीब का नहीं है बाजार, जो है वो हमेशा से अमीर और शक्तिशाली वर्ग के लिए काम करता है। तो उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा हमें, जो गरीब हैं, जो पिछड़ा वर्ग है। और ये भी ध्यान रखना होगा कि क्या सरकार मात्र निजी और शक्तिशाली लोगों के हाथ का खिलौना बन करके रह जाएगी। तो इन सारे शंकाओं को दूर करने के लिए सरकार को प्रयत्नशील रहना पड़ेगा। चलिए, आज का लेक्चर हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आप ये नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोर्स और टेस्ट सीरीज में इंटरेस्टेड हैं, या आपको लोक प्रशासन से संबंधित कोई भी सवाल जवाब है, आपने प्रशासन विषय लेने का सोचा है अपने बीए के प्रोग्राम में, या एमए में, यूपीएससी में, नेट में, तो फिर आप हमें एक बार अपने सवालों के जवाब के लिए कॉल कर सकते हैं। कॉल कैसे करेंगे, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। दिए गए स्क्रीन पर नंबर है हमारे 9896859767। तो अगर आपको लोक प्रशासन से संबंधित कोई भी शंका है तो आप हमसे बात करके अपने जवाब जो है वो ढूंढ सकते हैं। चलिए, अगर आपको हमारे ये पहल पसंद आता है, लेक्चर पसंद आता है, हमारी जो इनिशिएटिव छोटी सी पहल हमने जो करी पसंद आ रही है, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अपना एक कमेंट जो है वो जरूर मेंशन करिएगा, कमेंट जरूर लिखिएगा। एंड सब्सक्राइब जब कर रही हो तो बेल आइकन में जो ऑल वाला ऑप्शन होता है उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि हर एक लेक्चर, हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए, जल्द ही मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।